बिहार में जब चुनाव हो रहे हों और ऐसे में अगर बहुत सारी चीजें आपको याद आती हैं बिहार को लेकर के, बिहार के विभिन्न अच्छाइयों बुराइयों सबको लेकर के याद आता है। लेकिन अगर बिहार का की बात हो और सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो विशुद्ध रूप से देश में, प्रदेश में और फिल्म उद्योग में भी उसी तरीके से लोकप्रिय है और जिसने बिहार को एक अस्मिता का नाम दिया, बिहारी बाबू का नाम दिया, तो आज वही बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को, और बहुत आभार आपका। आपकी इस आवाज को सुनने के लिए बिहार इस समय सामने सामने तरस रहा है। लेकिन मेरा बहुत मूलभूत सवाल है, बिहार की जो आज स्थिति है, जो भी सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल, वो कैसी है और उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? पहले तो मैं बहुत आपका कुश श्रीवास्तव जी, बहुत आपका और आपके तमाम लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने पुनः इस घड़ी में मुझे याद किया। मुझसे साक्षात्कार, मैं आपसे साक्षात्कार कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, और आपने मुझे मौका दिया इन बातों पे अपनी राय रखने की। आपने मुझसे पूछा कि किसका कौन जिम्मेदार है और किसका इसका श्रेय या किसको इसका जो भी खामियां है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं कहूंगा देखिए, अब पुरानी बातों पे, बहुत पुरानी बातों को दोहराने से बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर मानना होगा, जब तक इतिहास को आप नहीं देखेंगे आप वर्तमान और भविष्य का रास्ता सही तरीके से तय नहीं कर पाएंगे। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर बिहार में ही देखें तो आजादी के बाद, और खासकर जब श्री कृष्ण बाबू थे, हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण बाबू, जो बिहार के मार्गदर्शक थे, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे, वो या उनके बाद भी कुछ लोग आए जैसे कि विनोदानंद झा जी थे और लोग भी, स्वतंत्र बाबू वगैरह। उस समय बिहार की हालत जो है पूरे देश में कई मामलों में 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे थी, संपन्नता के दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, या आप ये कहें कि राजेंद्र बाबू का नाम वही था। राजेंद्र बाबू के नाम से शुरुआत से, मतलब आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और द्वितीय भी वही रहे। लेकिन बिहार का कहने कि इन लोगों के टाइम में आपने देखा उस समय जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे देश में, जितने नौकरशाही कहें कि अफसरशाही कहें, यानी जितने थे, ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार से ही थे जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, और बिहार ने उनको सही मामले में शक्ति और मार्ग प्रशस्त किया उनका। लेकिन धीरे धीरे, एक तो उसमें बिहार के बंटवारे से पहले भी, बंटवारा यानी जब डिवीजन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ बिहार का और झारखंड का, तो कहते हैं अब्रक मिनरल वगैरह बहुत गया उधर, सब स्टील आयरन सब गया। लेकिन उसके बावजूद एक स्पेशल पैकेज की बात पे तो बाद में आऊंगा, देने की बात हुई बिहार को कॉम्पनसेट करने के, लेकिन उसके बावजूद हमारे पे धरती है, जल है, जमीन है, बड़ी उपजाऊ धरती है, साल में 3-3 बार धान की पैदावार हो सकती है वहां पे, और होती है कई बार। और इसीलिए मैं कहूंगा बिहार के किसानों की हालत शायद देश के बाकी किसानों के मुकाबले उतनी मैंने अच्छी अगर नहीं भी हो तो बहुत बुरी भी नहीं है किसानों की हालत। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार में कि बिहार की युवा शक्ति और बिहार में टैलेंट बहुत है। जहां भी निकले, जहां भी किया, बहुत दमदार तरीके से किया, और युवा शक्ति। और आज के दिन कितने दुर्भाग्य का विषय है, भले इसमें महामारी भी एक कारण रही हो, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। हमारे बिहार से पलायन का भी कारण रहा है, और आज आए हैं तो मनरेगा में भी उनको हिसाब किताब ठीक से नहीं हो रहा उनका। अब ऐसे लोग बेरोजगार हुए कि पूरे देश में आज सबसे ज्यादा युवा शक्ति अगर बेरोजगार है या बेरोजगारी है तो बिहार में है हमारे। बिहार जो हमारी शक्ति है और बिहारी हमारी कमजोरी है, उसी के आधार पे कह रहा हूं कि क्या मजाक है या क्या ये तमाशा है कि करीब करीब 50%, 46, 47, 48% लोग हमारे जो हैं वो बेरोजगार हैं। और इसीलिए शायद इस चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। वहां पे ये हाहाकार मचा हुआ है।
और खासकर जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ, जिस तरह से लोग अब चल चल कर आए, हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों, और उनकी जो ये विडंबना कहें, जो दुर्भाग्य कहें, कितनी हालत खराब हुई, विन क्वारंटीन में डाला गया उनको, पहले कोरोना में, आपको तो सब पता है। लेकिन आपने जो कहा कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, जिस बात पर हम आगे बात बढ़ा रहे थे, मैं कहूंगा अक्कू जी, इसके लिए हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं। हमारी एक ही पार्टी नहीं, बहुत सारे पार्टी, और हमारे बहुत सारे पार्टी के नेतृत्व, ये वो बुलंद नेतृत्व, वो मैच्योर्ड नेतृत्व जैसा हमें श्री बाबू के जमाने में मिला, झा जी के जमाने में मिला, सत्येंद्र बाबू के जमाने में मिला, और लोगों के जमाने में मिला, वो बाद की पीढ़ी में शायद नहीं देखा गया। वो सुविधाएं भी नहीं रही, वो अवसर नहीं रहा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लुप्त होता गया, नौकरी छीनती गई, गरीबी बढ़ती गई, प्रति व्यक्ति आमदनी पर कैपिटा इनकम देश में एक जमाने में तो देश में एकदम सबसे नीचे आ गया, 1, 2, 3 स्तर का ये बिहार हमारे पर कैपिटा इनकम में लोएस्ट था। यानी कुछ साल पहले तो करीब 3,000 रुपए, यानी 300 रुपया महीना के हिसाब से था उनको, और आज भी काफी नीचे है, लेकिन उससे ऊपर है, मगर देश का जो औसत है उस मामले में बहुत ही नीचे है। तो इसके लिए हम सब सोसाइटी ने भी, कभी हम जाति में बह गए, कभी हम लोग जात में चुनने की बात आई, कभी मजहब धर्म ये वो, इस पे होते गए, मुख्य मुद्दों से अलग हटते गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सही नेतृत्व को हम न चुन पाए, न ढूंढ पाए, न उनको संभाल पाए, न उन पर अंकुश लगा पाए। इसलिए मैं कहूँगा सरकार और समाज, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं कुछ हद तक, बहुत हद तक। लेकिन आज जो लोगों में जोश देख रहा हूं, लोगों में जो आक्रोश देख रहा हूं, लोगों में जो देख रहा हूं, एक ठान लिया है, जैसे एकदम वो डिटर्मिनेशन, वो संकल्प देख रहा हूं बदलते हुए बिहार के लिए, या बेहतर बिहार के लिए, बेहतर नेतृत्व के लिए, युवा शक्ति को सामने लाने के लिए, वो तो अभूतपूर्व दिख रहा है, और वो भी महामारी के दौर में, ये कोरोना के दौर में। तो मैं कहूंगा कि इस बार का बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही, तो बहुत ही आश्चर्य पैदा करने वाला भी, और युवाओं के पक्ष में होगा, और युवा नेतृत्व के पक्ष में होगा, इतना कह सकता हूं आज। हम मान लेते हैं कि महामारी का ये साल पूरा जो है निकल जा रहा है, लेकिन आपने जिस तरीके से बातें की उसमें अगर शुरुआती 20 साल को, 20 भी नहीं लेकिन 20 मान लेते हैं, 20 साल को छोड़ दिया जाए तो 40 साल से बिहार की हालत खराब रही। 40 साल में 15-15 साल की 2 लोगों की हिस्सेदारी रही, एक लालू यादव की हिस्सेदारी रही और एक में नीतीश कुमार की हिस्सेदारी रही। इन दोनों के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कार्यकाल बिहार को बदहाली में ले गए या कुछ उठाने में सफल रहे? इस पर भी जरूर सोचना होगा, क्योंकि आज अगर हम वोट देंगे या वोट का नेतृत्व कोई वहां करेगा तो ये निश्चित रूप से मुद्दा होगा कि पिछले 15 साल में क्या मिला था और उसके पहले 15 साल में क्या हुआ था। पहले तो मैं कह दूं कि व्यक्तिगत तौर पे मैं अपने आप को लालू यादव, जो बहुत ही मास लीडर हैं सही मायनों में, उनके परिवार का मैं अपने को फैमिली फ्रेंड मानता हूं। और जहां तक हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा है मुझे, और मुझे उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, हमेशा मुझे बिहारी बाबू कहा, बिहार का गौरव कहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं। मैं उन्हें अच्छा दोस्त मानता हूं, छोटे भाई समान देखता हूं। इसलिए मेरा ये, और ऐसा मेरा स्वभाव भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है कि मैं नाम लेकर कभी किसी के बारे में बात करता हूं। मैं तो मुझे व्यक्ति विशेष के बारे में बात करता हूं, ना ही व्यक्ति विशेष से हमें कोई झगड़ा है, नाराजगी है। हम तो बात सिस्टम की करते हैं, सरकार की बात करते हैं। और जैसा आप समझ गए हैं, मैं कह सकता हूं पहले तो 15 साल पहले, आज का बहुत सारा युवा शक्ति की बात कर रहा हूं, बहुत जनरेशन के बहुत लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें कुछ सुनी सुनाई बातें होंगी, उस समय की सुनी सुनाई बातें, हो सकता है उसके बाद के 15 साल की कुछ बातें वो हवाई भी हो, कुछ प्रचार और प्रोपेगेंडा का भी सिस्टम हो, कई बार विरोधाभास भी हो, कभी एक पार्टी में थे, कभी उस पार्टी में नहीं है, कभी वहां जुड़े, कोई टूटे फिर जुड़े, ऐसा भी, इन सब का भी असर पड़ता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता होगा लोगों पे।
अंतोगत्वा लोग काम देखते हैं, काम का अंजाम देखते हैं, परिणाम क्या हुआ, क्या बिहार में वो चमक आई, वो विकास हुआ, क्या वो मिल्स जो थे वो तो पुराने सब तो बंद ही हो गए, चाहे जूट मिल्स हो कि चीनी मिल्स हो कि जितने फैक्ट्री उद्योग जो थोड़े बहुत थे और एक जमाने में अच्छे खासे थे वो तो बंद ही हो गए। लेकिन चलिए बंद हो गए तो बंद हो गए, नए उद्योग लगे क्या, बिहार में पूंजी निवेश हुआ क्या, बिहार से पलायन रुका क्या कि बढ़ता ही गया पलायन, नौकरी की क्या हालत है वहां पे, एजुकेशन सिस्टम कैसा, आज पूरे बिहार में देखिए इतने सालों के बावजूद एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, भले पैमाने में खरा उतरा नहीं, हमने खरा उतारने की कोशिश भी नहीं की, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिसको खिताब या दर्जा मिलता हो, एक भी ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन। एक एम्स आया और आपको खुशी होगी, आप तो जानते ही हैं, वो भी इत्तेफाक से मेरा सौभाग्य था, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था बिहार से, तो मैंने बहुत आग्रह करके, अनुरोध करके, प्यार मोहब्बत से अटल बिहारी वाजपेयी जी, फादर फिगर, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनसे इतना कह के हम लोगों ने 6 एम्स की कल्पना को साकार किया और हमारे वक्त में आया। इसका बीजारोपण जो है पटना में जो एम्स आया हमारे वक्त में हुआ और इसका मुझे सौभाग्य है, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं एम्स से मेरा व्यक्तिगत बहुत लगाव है। लेकिन आप देखिए उसके अलावा वो भी आने में कितना साल लगा, और वो भी अगर हम वहां नहीं होते तो शायद और स्पीड बाद में होता, ये जो हम लोगों ने कोशिश की। उसी तरह जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने यहाँ पे आपने नेवी इंस्टीट्यूट किया, हमने गाय घाट पे जेटी किया, जितना कर सकता था, यानी संकल्प था, करने की इच्छा थी तो हमने किया, और खासकर अटल जी के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से। सो अब ये कहना है कि आखिर कब तक यहाँ के लोग जाति के भूल भुलैये में, कब तक इस तरह से इस चक्रव्यूह के शिकार होते रहेंगे। अब रिजल्ट चाहिए, अंधेरे टनल से बाहर निकलना है तो रोशनी दिखाई पड़नी चाहिए, जो कि अब शायद उनको युवा नेतृत्व में आज के इस बीमारी महामारी के दौर में भी, पहली बात तो इस दौर में इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी नहीं कह रहा हूं कि ये इलेक्शन चुनाव नहीं होना चाहिए था। कल प्रधानमंत्री जी हमारे आए, माननीय प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कल हमें लगा कि कुछ ऐसा मैसेज टू द नेशन है, देश के नाम पे ऐसा संदेश देंगे, कई लोग तो घबरा गए कहीं फिर से नई नोटबंदी तो नहीं होगी। रात गनीमत तुमने 8 बजे के बदले शाम को 6 बजे कहा, लेकिन कहा लगा क्या हो रहा है, चाइना का कुछ तनाव हो रहा है, कोई तनाव के बारे में बात तो नहीं करेंगे, क्या हो गया ऐसा में। अब उन्होंने वही किया जो कई लोगों ने कहा कि क्लिशे, घिसा पिटा, या यूं कहें वो नई बोतल पुरानी शराब वाली बात है, कितनी बार लोग कह चुके हैं और हम लोग सब मानते हैं और जानते हैं, दुनिया इसके लिए अलर्ट भी है। लेकिन मैं उससे और हमारी तो ये बात तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी भी कह सकते थे ये करके। बहरहाल मैं ये ऐड करके भी खत्म करता हूं अपनी बात को कि ये तो इतना किया इन्होंने, अनाउंसमेंट किया, एकदम ठंडा पानी पड़ गया कि क्या हो गया। ये अनाउंसमेंट के लिए उनको आने की क्या जरूरत थी, और आए भी, और इतनी उनको फीलिंग है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो ये चुनाव की घोषणा क्यों होने दी उन्होंने। अभी आपने देखा गुजरात में, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले का अनाउंसमेंट है आपको, तो वहां कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकता, पंचायत का, तालुका का इलेक्शन जो है, लोकल बॉडीज का, वो मना कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा ना, चूंकि यहाँ पे कोरोना है, महामारी है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करने देंगे, नहीं करवा सकते। तो वहां अगर महामारी है, कोरोना है, तो फिर बिहार में हमारे क्या ऐसा था, नहीं करना चाहिए। बहरहाल हो गया है, बिहार की जनता ने, हम सब लोगों ने इसे एक चुनौती समझ के स्वीकार किया है, पूरी सावधानी के साथ, 2 गज की दूरी के साथ कोशिश है। नहीं हो रहा है, वो खुद देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो रोक नहीं करना चाहिए था। आज आपने देखा कि चेन्नई में भी साड़ी की दुकान को सील किया गया कि इतनी मारामारी हो गई इस महामारी में वहां, तो लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और होगी कि 2 गज की दूरी हो, हाथ अच्छे से धोकर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और सबसे महत्वपूर्ण मास्क पहनकर सामने आए लोग। ये लेकिन इतना हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि भी महामारी में सही वक्त नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। इनकी टीम को मैं, माननीय प्रधानमंत्री तो हमारे मित्र भी हैं, सोसाइटी के फ्रेंड भी हैं,
देश के मुखिया हैं, उनके बारे में ज्यादा क्या कहूं, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश की सरकार बन रही थी और बिगड़ रही थी, बिगाड़ने उस समय तो कोरोना चलने दिया, उस समय बंद नहीं किया, उसमें पार्लियामेंट भी चल रहा था। अचानक सरकार जैसे तैसे बन गई, कमल उनकी शिवराज सिंह चौहान जी की, हमारे दोस्त की, मध्य प्रदेश में, अचानक उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। राजस्थान में हुआ तो कोरोना के नाम पे नहीं खुल रहा था कि साहब कोरोना महामारी, हम लोग कैसे इसकी वोटिंग करवाएं यहाँ पे। तो यानी शो मी द मैन एंड आई शो यू द रूल, हमें मैं कानून बता दूंगा उसके लिए। अलग अलग बार अलग अलग कानून बन रहा है। बहरहाल अब उन बातों पे ज्यादा चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि इस चुनाव की घड़ी में लोग वहां के बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही आतुर हैं, बहुत ही इस बार जोश में हैं, बहुत ही रोष में हैं और सबसे ज्यादा इस बार बहुत ही होश में दिख रहे हैं। एक निर्णायक सरकार, एक युवा सरकार, एक ऐसे लोगों की सरकार जिस पे हमारे बिहार को, बिहार के लोगों को नाज होगा, ऐसे सरकार की रचना हो रही है इस चुनाव के जरिए। आज देखिए, एक बात कहते हैं, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, आप समझते हैं, जगह सुनता हूं अच्छा लगता है, स्लोगन बड़ा अच्छा लगता है, लोकल पे ग्लोबल, साउंड बड़ा अच्छा करता है। पर लोकल पे ग्लोबल, अगर आप बाहर विदेशों का माल को यहां रोकना चाहते हैं तो अपने माल की ट्रेडर्स को हमारा हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, उनको आपको अच्छी क्वालिटी भी देनी पड़ेगी और दाम भी कम करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे कंज्यूमर जो हैं, जहां का माल उनको लगेगा कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, वहां का माल लेंगे। वो कंज्यूमर कैसे दोषी है इसमें? तो कहना बड़ा आसान है, लोकल पे ग्लोबल। अभी भी बहुत सारे नारे चल रहे हैं, आत्मनिर्भर। अरे अभी अभी आपने देखा है कि इतने हजारों लाखों मजदूर किस तरह से पैदल चल चल के आ रहे हैं, अगर ट्रेन के नीचे कट रहे हैं, मर रहे हैं, संघर्ष करते हुए। लड़की साइकिल से अपने पिताजी को दरभंगा ला रही है, बिहार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं। ये तो आत्मनिर्भरता का ही प्रतीक था ना, कि सारी सुविधाएं आपने बंद कर दी, चारों तरफ से उनको रोक दिया, उनको ऊपर जाने का इंतजाम नहीं, कोई न ट्रेन, न प्लेन, न कुछ, खाने का ढंग से ना। लेकिन उन्होंने सत्तू की पोटली बांधी, एक संकल्प किया, डिटर्मिनेशन किया और जैसे तैसे चल के इतनी मुसीबतों को पार करते हुए, when going gets tough, the tough get going, मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की क्षमता होती है। ये चरितार्थ किया उन्होंने और ये सही है कि देश में हमारी आत्मनिर्भर बनने की, अगर और इसके विस्तार से बात करें तो इसके पहले क्या आत्मनिर्भरता के कदम बाकी सरकार ने नहीं उठाया था? कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू, जो जब भी कुछ जवाब नहीं मिलता हम लोग पीछे भागते हैं जवाहरलाल नेहरू के जमाने की तरफ, पास्ट टेंस में चले जाते हैं। ये एम्स किसके टाइम में आया दिल्ली का? ये तमाम बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और IIMs किसने बनाए? बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिज, भाखड़ा नंगल डैम, ये देश को मॉडर्नाइजेशन करने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा? मैं समझूंगा नेहरू गांधी लोग का, इन्हीं लोग का रहा सबसे ज्यादा। ये तो आत्मनिर्भरता की ओर ही हम बढ़ रहे थे और अभी अगर कहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस पर हम लोग अमल करते हैं। सिर्फ डायलॉग तो नहीं, आत्मनिर्भर बने और बनाए। लेकिन आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने बिहार में क्या किया? आपने आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, आपको तो खुद पता है, हमारे अपनी जो मेरी पैतृक भूमि भी है गया से ही इन्होंने अनाउंस किया था 50,000 करोड़ दूंगे, 60,000 करोड़ दूंगे, 70,000 कर दो। अच्छा, 1.25 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। तालियां तालियां तालियां। अंतोगत हुआ कुछ नहीं हुआ। स्पेशल पैकेज तो मिलना बिहार के लिए दूर की बात है, सबने वायदे किए, कुछ नहीं हुआ। और अभी आके करीब 16,500 रुपयों का, करोड़ का आपने अनाउंस किया है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि जनता विश्वास नहीं करती है। चुनाव की घड़ी में कोई विश्वास करता है क्या? मैं जो हमेशा कहता हूं और आपको फिर पुनः दोहरा देता हूं कि चुनाव के पहले नेताओं की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे दुष्यंत कुमार जी के ठीक इन्हीं पंक्तियों की तरह कि कहा तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव खत्म उसके बाद कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिर बात खत्म, रात गई, बात गई, बदनाम हुआ हमारा दोस्त सुभाष घई। यही होता है, उन्हें कुछ नहीं होना है। तो अभी जो कह रहे हैं करो बिहार को आत्मनिर्भर, आप भी। और जैसे देखिए, ये युवा नेतृत्व अच्छा लगा, उसको विरासत में मिली है, बहुत एक्सपीरियंस मिला है, बहुत कुछ सीखा उसने।
घर में। जैसे एक जमाने में कोई इंदिरा जी सीखती थी घर पे और आके बहुत केपेबल बनी, जैसा भी हुआ देश की सबसे बड़ी स्टार प्रधानमंत्री आज तक कोई बना और रहा स्टार तो इंदिरा गांधी नहीं। उसी तरह से जैसे सबसे मैच्योर्ड और सबसे बढ़िया और सबसे एक्सपीरियंस और सबसे जबरदस्त और सबसे बढ़िया इंसान, भावु, पोएट, पीपल्स प्राइम मिनिस्टर कोई बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। ये तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये लोग इतना ज्यादा अपना इसके बारे में कहते जा रहे थे, तेजस्वी के बारे में, भाई क्या है, इसको मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? आगे नहीं आना चाहिए उसको? वो अच्छा कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि 10 लाख नौकरी दूंगा तो फिर आप दो तो सही, मौका तो दो उसको। मैं जानता हूं कि बगैर रिसर्च किए हुए, बगैर लोगों से बातचीत किए हुए, पूरी टीम से बगैर समझे हुए, बगैर सही ब्रीफिंग के इतनी बड़ी बात आज के दिन खासकर नहीं करेगा। जबकि लोग आज वादों पे कम विश्वास करते हैं लोगों का, उसकी बातों पे लोगों ने विश्वास किया और जन सैलाब देखिए जो आ रहा है इस महामारी पैंडेमिक के दौर में, इसके लिए हमारे तेजस्वी के लिए। और लोग कहते हैं कि अरे वो तो पिछली बार भी वोट में तब्दील नहीं होगी। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बात करते हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री भी आए थे तो बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी। अरे प्रधानमंत्री की भीड़ में उनकी भीड़ में बहुत फर्क है। हम लोग जो अभी ऑपोजिशन में हैं तो उनमें फर्क होता है। वहां प्रधानमंत्री के तो लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं और सही भी है। आपका मुखिया है, आपका प्रधानमंत्री है, जगह जगह ट्रकों से भर भर के लोगों को लाया जाता है। अभी आपने देखा ना वर्चुअल रैली बिहार में हुई थी, धन शक्ति का पूरा प्रयोग हुआ था, कितना एलईडी लाइट्स वगैरह लगा के करोड़ों करोड़ खर्च हुए थे। तो ये सब खर्चा होता है। तेजस्वी में तो स्वतः लोग आ रहे हैं, स्वतः दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ रहे हैं। तो इसको देखना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। अभी टॉन्ट करिए मत, खासकर हमारे तेजस्वी यादव पे इस युवा नेतृत्व में, बल्कि उसकी सराहना कीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए। आपके हिसाब से तो फिर तेजस्वी यादव देश के सबसे काबिल नेताओं में होने वाले हैं, क्योंकि लालू जी का उनको श्रेय है, पूरी उन्होंने सीखा है। उसी तरीके से जैसे जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी और राजीव गांधी से अब राहुल गांधी पे आ रहा है, तो उन्होंने भी सीखा होगा और वही देश को संभाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप अभी सक्रिय हैं, ऐसा माना जाना चाहिए कि आप अभी राजनीति में सक्रिय हैं। मुझे नहीं लगता कि आपसे मैं ये सवाल करूं कि आप राजनीति में सक्रिय हैं कि नहीं सक्रिय हैं, क्योंकि आप अक्सर अपनी राय देते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस जो तेजस्वी यादव अभी कह रहे हैं, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो सवाल ये उठाना वाजिब बनता है। राहुल गांधी ने जैसे ही कहा था 72,000 रुपए साल देंगे, वो तेजस्वी से भी पूछा जाना चाहिए कि 10 लाख नौकरी कहां से देंगे। 20,000 रुपए महीना अगर मान लिया जाए तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, ये पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा? या ये आप इस सवाल को इस तरीके से हटा दे रहे हैं कि नहीं, पिछले 15 साल जब नीतीश कुमार को दिए थे उन्होंने भी वायदे में निकाल दिए तो ये भी कर देंगे? क्या इसका जवाब है आपके पास में? मेरे पास इसका जवाब ये है कि ये सवाल तब किया जाना चाहिए जबकि ये वायदा करके वायदा पूरा ना करें तो, तब। यानी पहले अगर वायदा किया है उनको इतना सफिशिएंट, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बगैर ये अपने लोगों से राय मशवरा किए नहीं ऐसी बात कर सकते हैं। ये जब ये भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अपने पिता की विरासत में मिली है, देखा उन लोगों के साथ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा सबसे सर्वश्रेष्ठ ही हूं, ये नहीं, बट जैसे कि बहुत लोगों ने सीखा, जैसे कि इंदिरा जी ने सीखा, जैसे घर में विरासत में मिली उनको राजनीति और मैच्योर तरीके से सामने आए, उसी तरह से इसने भी सीखा है कई सालों तक और देखकर सामने आया है आज ये युवा नेतृत्व हमारा। तो ये तेजस्वी हो कि तेज प्रताप हो, इन लोगों ने जो वायदे किए हैं उनको आप पहले साल के अंत में ही पूछ सकते हैं कि क्या है। आपने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी कहाँ है दिया? अब पहले से ही अनुमान लगाना और पहले से करना हो तो ठीक नहीं, पहले तो बाकी लोगों को देख लिया। अब चूंकि यंगर जनरेशन आ रहा है, बेहतर जनरेशन दिख रहा है लोगों को और पब्लिक का पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद के साथ आ रहा है और अच्छा करना चाह रहा है पूरे बिहार के लिए, लोगों के लिए, तो ये मैनिफेस्टो की बात नहीं, इसका ये वचनबद्ध हुआ
और वचनबद्ध हुआ तो इसको कम से कम उतना तो मौका मिलना चाहिए, ताकि उसके बाद, वरना यही चीज कल उनके खिलाफ भी हो सकती है, हम लोग के खिलाफ भी जा सकती है यही चीज अगर ये करेंगे तो। इसलिए इसके अंदर बहुत सोच समझ किया। अभी इस पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं होगा। ये मामला जो है अभी बहुत संवेदनशील है, और इसलिए इसको थोड़ा सफिशिएंट मौका मिलना चाहिए, ताकि उसके बाद पंचायत में इनसे हिसाब किताब की जा सके। आप भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, अभी भी उस पार्टी का नाम काफी दिनों तक, काफी वर्षों तक आपसे जोड़ा जाता रहा। फिर आप कांग्रेस में आ गए। पूनम जी जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव लड़ गई, तो आपके परिवार ने लगभग अब घाट घाट का पानी पी लिया, ये राजनीतिक रूप से लोग कह रहे हैं अब आपको। और अब आपके सुपुत्र महोदय जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो जी। किस तय है कि लव जब चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी तक की जो खबरें हैं कि वो अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लेकिन एक आश्चर्य ये भी हो रहा है कि लव चुनाव लड़ रहे हैं और आप मुंबई में बैठे हुए हैं। दूसरा आश्चर्य ये हो रहा है कि आखिर आपकी बात पर लोग लव को अगर वोट दें तो किस आधार पे वोट दें, कौन सी पार्टी अच्छी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 3 पार्ट में संक्षेप में ही जवाब दे देता हूँ। पहली बात होगा, पूनम जी हमारी पत्नी वो समाजवादी पार्टी से लड़ी, मैं कांग्रेस से लड़ रहा था, और ये बेटा हमारा फिर कांग्रेस से लड़ रहा है, लव। अभी कुछ कहां से लड़ेंगे वो तो आज घोषणा नहीं कर सकता हूं, अगर लड़ेंगे तो उसकी जरूरत भी तो नहीं अभी है। तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि लव और कुश दोनों बहुत काबिल हैं, दोनों बहुत सक्षम हैं, और मैं बगैर इनकी सक्षमता का देखे हुए, उसको परखे हुए, मैं कभी हौसला अफजाई नहीं करता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ाता। तो एक तो ये। दूसरी बात ने कहा पूनम जी, अब वो तो लोकतंत्र है, वहां पे लड़ी, वहां पे क्या पत्नी के ऊपर, या आपके पत्नी का तो पति के ऊपर अधिकार बहुत ज्यादा बनता है, कमांड पति का बनता है क्या? जब वहां पर इतनी मांग हो रही थी कि उनके ऊपर भी आज तक उनकी छवि अच्छी है, उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा कि शायद अपोजिशन के इतिहास में, शायद ये आपके ईवीएम मशीन्स वगैरह जो भी तमाशा हुआ लोग कहते हैं, उसके बावजूद शायद आज तक सबसे ज्यादा वोट लेके आई वो वहां पे, बिल्कुल सही। वहां। और जबकि सामने थे हमारे मित्र और भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, तो इतना ज्यादा लाखों वोट से, 3-4 लाख वोट से वो ये, और उसके बाद हारी। ईवीएम में तो बहुत लोग कह भी रहे थे कि बाबा ईवीएम की मेहरबानी तो सब जगह चली रही थी, बिहार में देखा 1 सीट निकली, लोग कहते हैं, मैं तो मानता हूं कि ईवीएम की वजह से, लोग मुझे कहते हैं कि 1 सीट निकली। आज भी 347 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज का मामला, प्रशांत भूषण ही लड़ रहे थे उसके लिए, और 347, चलिए वो कब फैसला होगा देखेंगे। बिहार में 1 सीट आई, मध्य प्रदेश में 1 सीट आई, राजस्थान में 1 भी नहीं आई। तो ये कई लोग कहते हैं कि बहुत ताज्जुब होता कि ऐसा कैसे, तो ईवीएम का भी खेल रहा। बिहार में सारी की सारी सीटें जीत गए वो लोग, हमारे दोस्तों का ही, हर पार्टी के जो कंपार्टमेंटलाइज करके किया था। बहरहाल, तो पूनम जी वहां से लड़ी, अच्छा रिजल्ट हुआ। जीत हार तो आप सब मानते हैं, क्या जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा होता कि कितनी अच्छे से लड़ाई लड़ी आपने और कैसा परिणाम हुआ। तो परिणाम तो बहुत अच्छा हुआ पूनम जी का भी, मेरा भी। आपने देखा होगा, चाहे ईवीएम ने कितना भी किया, फिर भी लाखों में ही आया मैं। शायद आज तक कांग्रेस में भी और अपोजिशन में भी शायद इतने वोट्स कभी नहीं आए थे जितने मुझे आए, ईवीएम्स के बावजूद। और अब रही बात लव सिन्हा की, और आपने कहा कि उनको किस आधार पे, पिता के नाम पे हो सकता है बहुत लोग का प्यार और आशीर्वाद मिले, लेकिन पिता का नाम, पिता का काम, पिता के काम का अंजाम, परिणाम और एक अच्छी छवि, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज तक प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से एक भी किसी किस्म का आरोप मेरे ऊपर नहीं है। ना करप्शन तो दूर की बात है, ऐसे भी नहीं, ना मुझ पे ना मेरी फैमिली पे। तो ये भी बहुत अच्छा एक ये सपोर्ट बेस बनेगा, और बन रहा है। जैसे आपने कहा, लव जहां जा रहे हैं इतना बढ़िया वो बोल रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है।
प्लस में बहुत सारे, अभी आपने एम्स की बातें की, जो वहां पटना में जितनी आपको पता है शायद, जितने काम करवा सका मैं लोगों के सहयोग से, कि शम्प हाउस हो, कि जितनी बातें, मैं क्या अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, लेकिन ये सब लव के फेवर में जा रहा है। और लव का सिर्फ हैंडसम होना ही नहीं, बल्कि लव का एक हैंडसम डीड, तो उसका हैंडसम डीड जो है कि इतना बढ़िया संपन्नता और सब कुछ लोगों की नजरों में, वो छोड़कर आज आया है संघर्ष करने बिहार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बदलने, बिहार को बदलने के लिए। सब एक नई टीम, युवा ब्रिगेड के साथ मिलकर एक नई दिशा और सही दिशा में कंट्रीब्यूट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, योगदान देने के लिए लव आए हैं। मैं समझता हूं लोग इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे हैं लव को। आप इस बार बिहार को कैसे खामोश करेंगे और किसको खामोश करेंगे? बिहार को क्यों खामोश करेंगे, किसको बिहार में जाके खामोश करेंगे? मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले अक्कू जी, कि बिहार हमारी कमजोरी है और बिहारी हमारी शक्ति है। बिहार हमारी शक्ति है और बिहार हमारी कमजोरी है। तो मैं किसी तरीके से अपने बिहार को न कभी खामोश कहा है मैंने, न कभी करने की कोशिश करूंगा। मैं तो यही कहूंगा, सलाम करता रहूंगा, प्रणाम करता रहूंगा अपने लोगों को, और यही कामना और प्रार्थना करता रहूंगा कि बिहार की वो ग्लोरी वापस आए। बिहार में 4P की सख्त आवश्यकता है, 4P। मैं समझता हूं मेरा बेटा लव उस मामले में भी वो बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर पाएगा। एक है पीस और पीस, पी से पीस, पी से प्रॉस्पेरिटी, पी से प्रोग्रेस और पी से प्राइड। पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्राइड, ये बहुत जरूरी है बिहार के लिए। बिहार सिर्फ नीड नहीं करता है इसे, बल्कि बिहार इसे डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो बिहार है, ये आर्यभट्ट से लेके चाणक्य, चंद्रगुप्त से लेके, ये किसका बिहार नहीं है, और वैशाली का बिहार है और नालंदा का बिहार है। तो इसकी वो चमक जरूरी है, और यहाँ पे शांति हो, खुशहाली हो, सद्भावना हो, प्रगति हो और गर्व और गौरव हो। बस इसी की कामना करता हूं। एक अंतिम सवाल इसमें एक जरूर ये बनता है, इस समय जब कोरोना काल चल रहा है, और लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि बिहार में जितनी भी सभाएं हो रही हैं वही पुराने ढर्रे पर हो रही हैं, वही भीड़ हो रही है, वही हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोग वहां 10-10 हजार लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, कोई प्रतिबंध काम नहीं आ रहा है। तो आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे, या आप क्या देखना चाहेंगे बिहार में तरह? वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं, और आपने सुना भी होगा और फिर कह रहा हूं, कि बिहार में बहुत जान बा बिहार में। उन लोग का इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद, और खास हमारे गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही अंदर उनकी इम्यूनिटी है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, या देश के स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं, या देश के बड़े बड़े मार्गदर्शक लोग कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग कहते हैं, आप कहते हैं, वो मैं भी कहना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल सावधानी के साथ, ये जोश में इतने भी नजदीक मत आओ कि संक्रमण को बढ़ावा मिले। अभी भी जैसा ठीक कल प्रधानमंत्री ने भले देर से कही, लेकिन दुरुस्त बात कही थी मैसेज टू द नेशन के नाम पे, कि भाई अभी कोरोना गया नहीं है, अभी है, इसका अभी भी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत चौकन्नेपन की जरूरत है। खासकर फेस्टिवल का महीना है, छठ मैया का आशीर्वाद चाहिए आपको, अभी नवरात्रि की वक्त घड़ी है, दुर्गा पूजा है, ये सब जो है फेस्टिवल मंथ है बस लगा हुआ। और साथ में सबसे बड़ा लोकतंत्र का फेस्टिवल चुनाव चल रहा है बिहार का, निर्णायक चुनाव, जिसमें इस बार महागठबंधन जो है अवश्य विजयी होते हुए दिख रही है। उनको विजय की कामना करता हुआ मैं यही कहना चाहूंगा कि सावधानी रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ हमेशा साफ करें, और मास्क तो जरूर लगाएं हमेशा। आपने देखा होगा लव हमेशा मास्क लगा के कर रहे हैं कैंपेन, और बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जोश में हैं, और शायद वो उत्साह है, वो प्यार है उनका, कि कई चीजें भूल जा रहे हैं, लेकिन प्रभु की उन पर असीम कृपा बनी रहे, छठ मैया का आशीर्वाद उनके पास उन पर बना रहे, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उसके लिए छठ मैया का भी
या दुर्गा मैया का भी ख्याल रखते हुए अपना ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आप तो बिहारी बाबू हैं, बड़े बिहारी बाबू हैं, एक और बिहारी बाबू अभी सामने आ गए। चिराग ने पिछले साल भर के दौरान अपने आप को बिहारी युवा, प्राइड बिहारी, फर्स्ट बिहारी करके उन्होंने नारा देना शुरू किया है और युवा भी हैं वो। उनके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और अभी जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए से या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग हुए हैं, वो राजनीति में क्या रंग दिखा पाएंगे इस बार बिहार में? देखिए, बाकी मैं पॉलिटिकल मामलों पर तो इस वक्त नहीं जाऊंगा। उनकी अपनी पॉलिसी है, अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं उनके। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग खुद में ही उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, पर्सनालिटी इन टोटलिटी, वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से और खासकर हमारे सम्मानीय, हमारे बड़े भाई समान मित्र जिनकी भी ये मृत्यु हुई, हम उनके लिए संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं रामविलास पासवान जी को। बहुत ही, हमारा भी उनसे बहुत करीबी दोस्ताना संबंध था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग वो तो जबरदस्त थे। यानी कद्दावर नेता तो थे ही, इससे बिहार के नहीं थे, ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ही कम लोग उनकी मेच्योरिटी का और उनके मुस्कुराहट का जैसा कभी लोग हो जो कायल ना हो। वो बहुत ही मेच्योर्ड थे और पोलाइट और फॉर्म थे, बड़ा बढ़िया था उनका और उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उससे भी ज्यादा कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान को कई सालों से देख रहा हूं मैं, पार्लियामेंट में भी देखता था, यहाँ भी देख रहा हूं, बाकी से घर पे बाहर पे, लड़का बहुत मैच्योर्ड हुआ है और उसकी भाषा पे तो ऐसी पकड़ हो गई उसकी, इतना बढ़िया, और भाषा और मर्यादा का भी। अभी देखिए हाइट ऑफ प्रोवोकेशन में भी उसने ऐसी कोई बात नहीं किसी बड़ों के बारे में ये करके, हमेशा उन्होंने बहुत प्यार, मान, सम्मान के साथ लोगों से पेश आते हैं वो। तो एक तो उसकी भाषा, एक तो उसकी मर्यादा, पॉलिटिकल सूझबूझ में कितनी मैच्योरिटी आई है वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी तक पॉलिटिकल सूझबूझ के माने बिहेवियर के मामले में, पॉलिटिकल बिहेवियर के मामले में तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बिहेवियर के मामले में मैं समझता हूं चंद सबसे अच्छे लोगों में से एक मुझे नजर आता है, तो है हमारा अपना और आपका सबों का अपना चिराग पासवान। बहुत अच्छा, बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमें समय दिया और आपको शुभकामनाएं आपके लिए भी और लव के लिए भी। और हम ये चाहेंगे जरूर कि आपका सितारा वैसे ही चमकता रहे और आपके निर्देशन में लव कुश जो है बहुत अच्छा काम करते रहे। आप बहुत अच्छे हैं अक्कू जी। आपके और आपके तमाम परिवार को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू।